नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर स्वागत करता हूं फर्स्ट स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नर्मदा नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा तंत्र जो हमने 6 भागों में डिवाइड किया था मध्य प्रदेश के कुल अपवाह तंत्र को। तो मैंने पहला बताया था गंगा नदी का अपवाह तंत्र, है ना, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। आज हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपवाह तंत्र, इसमें दोस्तों हम जो मध्य प्रदेश मतलब गंगा नदी अपवाह तंत्र में जो मध्य प्रदेश की नदियों का सहयोग है ना, कितना सहयोग है, उनकी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नदियां जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं, है ना। तो इसके तहत मैंने बताया था यमुना नदी का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, है ना, यमुना नदी। फिर हमने इसको डिवाइड किया था। देन इसके बाद हमने बताया था इसी में सोन नदी और एक नदी मिलती है हमारी टोंस नदी, है ना। ये जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी के अंतर्गत भी हमने 4 नदियों की लगभग चर्चा की थी। प्रमुख नदियां हमारी हो गई चंबल, एक दूसरी हो गई सिंध, तीसरी हो गई बेतवा, चौथी हो गई केन नदी, है ना। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। पहला जब हमने ये नया चैप्टर शुरू किया था, तो हमने नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र की चर्चा कर ली। अब आज गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश की हमारी ये प्रमुख नदियां हैं, ये हो गई। और ये चूँकि यमुना नदी हमारे मध्य प्रदेश की नदी नहीं है ना, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। और टोंस नदी, ये हमारे मध्य प्रदेश की नदियां हैं, तो हम इनकी चर्चा करते हैं। इनमें सर्वप्रथम हम चंबल नदी से शुरुआत करते हैं आजकल, है ना। चंबल नदी तंत्र, ठीक है दोस्तों। चंबल नदी तंत्र, पहला तो मैंने एक पॉइंट यही आप लोग याद रखिए कि जो गंगा नदी अपवाह तंत्र था, यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है ना, सबसे बड़ा है, ठीक। और चंबल नदी तंत्र जो है यमुना नदी उपतंत्र, की एक प्रमुख नदी है, ठीक है, प्रमुख नदी है ना। कौन सी? चंबल नदी। अब देख लेते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम चंबल नदी का दोस्तों आपने सुना होगा, जाना पाव पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। तो जाना पाव पहाड़ी में भी एक पॉइंट है हमारा वांगचू पॉइंट, वांगचू पॉइंट है ना। इसकी हाइट है 854 मीटर, ठीक है। वांगचू पाव पॉइंट कहाँ है हमारा? जाना पाव पहाड़ी में। जाना पाव पहाड़ी हमारी कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी।
ये हर जो है ये फैक्ट्स हैं पूरे, है ना, कहीं कुछ भी क्वेश्चन ऑप्शन में इनमें से कुछ भी दे सकता है। तो आप सभी जो है सभी को याद रखिएगा जो भी पॉइंट्स हैं। विंध्याचल पर्वत स्थान पूछ लेता है आपका, तो महू बताओगे आप। महू कहाँ पड़ता है हमारा? महू तहसील है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तहसील पूछता है तो महू तहसील, और जिला पूछता है तो आप इंदौर जिला बताओगे, ठीक है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वांगचू पॉइंट, जाना पाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, महू तहसील, और जिला कौन सा हमारा? इंदौर। तो यूँ कह सकते हैं कि इंदौर जिले के महू तहसील से विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जाना पाव पहाड़ी, है ना, में स्थित वांगचू पॉइंट है जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। अब इसका अवसान कहाँ होता है या समापन कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका समापन होता है हमारा यूपी में पड़ता है दोस्तों, इटावा जिला। इटावा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यही जो है इटावा में यमुना नदी, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका अवसान कहाँ हुआ? यमुना नदी में मिलकर इसका अवसान हो जाता है, कहाँ? इटावा जिले में। इसकी लंबाई दोस्तों, इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर, या आप गूगल पे सर्च करोगे तो 10-24 किलोमीटर मिलता है। तो जो भी पॉइंट जो भी ऑप्शन में रहे आप उसको टिक कर सकते हो, किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 965 किलोमीटर। अभी ऑथेंटिक तो यही है, ज़्यादातर यही बुक्स में मिलता है। बाकी यदि बाई चांस ऑप्शन में रहता है और 965 नहीं रहते हो तो आप 10-24 लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गई इसकी लेंथ। आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए, है ना। अब इसके नाम की चर्चा कर ले रहे हैं। इसके प्राचीन नाम कौन कौन से हैं और किस किस नाम से जानी जाती है। तो इसको दोस्तों एक अन्य नाम है चरमावती, इसको धर्मावती के नाम से भी जानते हैं, कामधेनु के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और इसका एक राजा रतिदेव की कीर्ति या यश फैलाने में इसका योगदान था, चंबल नदी को माना जाता है ना। तो इसलिए राजा रतिदेव की कीर्ति के नाम से भी जाना जाता है चंबल नदी को। और एक नाम मिलता है दोस्तों इसका पूर्णा। कहाँ मिलता है दोस्तों? तो इसका नाम मिलता है पूर्णा आपके महाभारत, जो हमारा महाकाव्य है ना। तो उसमें जो है इसका नाम क्या मिलता है? पूर्णा। चंबल नदी का नाम पूर्णा मिलता है, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट। ये हो गए इसके प्राचीन नाम। और इसके अन्य नाम की चर्चा कर ले रहे हैं। अन्य किस नाम या उपनाम से जाना जाता है? उपनाम से, उपनाम की चर्चा कर ले रहे हैं। तो दोस्तों इसको पश्चिमी मध्य प्रदेश, चूँकि ये पश्चिम में बहती है मध्य प्रदेश के, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे चूँकि मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदी है, इसलिए इसे मालवा
की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। इसको एक और उपनाम है आप मध्य भारत, क्योंकि ये मध्य भारत वाले क्षेत्र में आपने जब मध्य प्रदेश भौगोलिक विभाजन पढ़ा होगा, है ना, पढ़ाया था, तब मैंने बताया कि मध्य भारत जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो ये लगभग चंबल नदी हमारी पूरे मध्य भारत में प्रवाहित होती है, इसलिए मध्य भारत की जीवन रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इसके उपनाम हो गए। अब दोस्तों इसका देख ले रहे हैं, चंबल नदी कौन कौन से जिलों से होकर बहती है ना। तो पहले तो आप कितने स्टेट में बहती है आप ये देख लीजिए। तो राज्य कौन कौन से राज्य हैं, तो 3 राज्यों में होकर बहती है। 3 राज्यों में कौन कौन से हमारे, पहला तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में बहती है, और हमारे उत्तर प्रदेश में इटावा ज़िले में बहती है ना। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं, तो मध्य प्रदेश के ये लगभग 8 ज़िलों में प्रवाहित होती है ना। कौन कौन से 8 ज़िले हैं, तो पहला तो हो गया इंदौर, दूसरा हो गया दोस्तों धार, तीसरा हो गया दोस्तों उज्जैन, चौथा हो गया रतलाम, मंदसौर, फिर आपका आता है श्योपुर में, फिर आता है आपका मुरैना में, और मुरैना के बाद जो है मध्य प्रदेश के भिंड इसका लास्ट जिला है ना। तो ये लगभग 8 जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में लगभग 3 जिलों में प्रवाहित होती है। आपका पहला हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ है ना, यहीं पे आपका जो राणा सागर बांध है चंबल नदी पर स्थित है, तो यहीं है राजस्थान चित्तौड़गढ़ में, है ना, चित्तौड़गढ़। दूसरा हमारा कोटा बैराज या कोटा जिला, ठीक है, यहाँ आपका जवाहर सागर बांध है, इसी को कोटा बैराज सागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा हम विस्तृत करेंगे, कोटा बैराज। और तीसरा हमारा दोस्तों बूंदी जिला, ठीक है। तो लगभग 3 जिलों से, राजस्थान के 3 जिलों से होकर हमारी चंबल नदी प्रवाहित होती है। और उत्तर प्रदेश में एक ही जिला लगता है दोस्तों हमारा, कौन सा, इटावा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे अपवाह क्षेत्र बोल सकते हो इसको, चंबल नदी का अपवाहित जिले, है ना, अपवाहित जिले या राज्य, ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करिए आप सभी। इसके बाद हम चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों की चर्चा कर ले रहे हैं। दोस्तों हमारी सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप प्रमुख सहायक नदियों में आप देखोगे, एक तो हो गई काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, बनास नदी। बनास नदी का एक ये पॉइंट है दोस्तों कि बनास नदी जो है राजस्थान से ही निकलती है, राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही इसका समापन हो जाता है, और मतलब ये चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इसे राजस्थान, इससे ये पॉइंट फैक्ट निकलता है कि राजस्थान ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में ही प्रवाहित होती है।
तो कौन सी नदी हमारी? बनास नदी। ठीक है, तो ये राजस्थान में अपना चक्र पूर्ण करती है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। काली सिंध हो गई, क्षिप्रा, पार्वती, कुंद, क्यारी नदी, या इसी को आप कुंवारी नदी भी बोल सकते हो, कुंवारी नदी, है ना। और एक है दोस्तों कुराई नदी। ठीक है, काली सिंध, क्षिप्रा, बेतवा, मेज, बामनी, मेज, बामनी, कूनो, ये कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद प्रमुख तटीय नगर कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा हो गया दोस्तों महू। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा दोस्तों रतलाम, तीसरा हो गया दोस्तों श्योपुर, और आप मुरैना भी लिख सकते हो, चौथा हो गया मुरैना। तो ये कुछ प्रमुख तटीय नगर हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम प्रमुख बांध की चर्चा कर ले रहे हैं कि कौन कौन से बांध हमारे चंबल नदी में स्थित हैं। तो एक तो हो गया हमारा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये कहाँ दोस्तों? तो ये आप बताओगे मंदसौर में, अपने बोले तो एमपी में है ये। ठीक है, दूसरा है दोस्तों राणा सागर बांध, ये कहाँ दोस्तों? तो ये है आपका चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पड़ता है हमारा जवाहर सागर, या इसी को बोल सकते हो आप कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध, है ना। ये आपका पड़ता है दोस्तों कोटा जिला, कहाँ का है? राजस्थान का। तो ये हमारे कुछ चंबल नदी पर अवस्थित प्रमुख बांध हो गए, है ना। नोट डाउन करिए आप सभी। इसके बाद दोस्तों हम प्रमुख जलप्रपात की चर्चा कर ले रहे हैं कि हमारे चंबल नदी में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात अवस्थित हैं, है ना। प्रमुख जलप्रपात, एक तो हो गया दोस्तों पाताल पानी जलप्रपात, साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए आप सभी, है ना। पाताल पानी जलप्रपात ये हमारा है दोस्तों महू में ही पड़ता है, महू इंदौर। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा झाड़ी दाहा, झाड़ी दाहा जलप्रपात, ये दोस्तों हमारा इंदौर में पड़ता है, ये भी, है ना। तीसरा है दोस्तों हमारा राहतगढ़, राहतगढ़ जलप्रपात, ये पड़ता है दोस्तों हमारा मंदसौर में। और एक प्रमुख जो है चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा जलप्रपात आपका ये चुलिया जलप्रपात, है ना। चुलिया जलप्रपात ये आपका दोस्तों कोटा में अवस्थित है। ठीक है, और आप इसकी हाइट जो है लिख लीजिएगा, ये भी पूछता है, इम्पोर्टेंट है। इसकी हाइट है दोस्तों, ऊंचाई तो है इसकी 18 मीटर। ठीक है,
इसकी हाइट कितनी है 18 मीटर, और ये चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की चर्चा कर ले रहे हैं चंबल नदी से संबंधित, है ना। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट करके आप ये मुख्य तथ्य लिख सकते हो। आप मुख्य तथ्य या संबंधित तथ्य कुछ भी लिख लो आप, है ना। इसका तो ये मेन है कि भाई ये कितने राज्यों में बहती है, तो आपने बताया 3 राज्यों में। कौन कौन से हमारे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, है ना। तो इस प्रकार जो है, और एक पॉइंट ये लिख सकते हो आप इसमें कि चंबल नदी 3 राज्यों में बहते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या फैक्ट हो गया हमारा कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, अर्थात सीमा बनाती है। कैसे बनाती है मैप में देख ले रहे हैं। इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। मैप कुछ हमारा दोस्तों ऐसा है। ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। यहाँ पास है दोस्तों हमारा इंदौर। ठीक है, यहाँ पास हमारा दोस्तों इंदौर। ये यहाँ ऐसे धार से होते हुए इंदौर से धार से उज्जैन से रतलाम से होते हुए ये मंदसौर से, नीमच में नहीं जाती है, मंदसौर से ये होते हुए आपका ये पहुँची श्योपुर से दोस्तों ये मुरैना के बाद आपका भिंड, और भिंड से दोस्तों ये यहाँ इटावा के पास, है ना। यहाँ पास जो है यूपी में इटावा पड़ता है, एक स्थान इटावा। तो यहाँ पास जो है यमुना नदी आती है आपकी दोस्तों, ऐसे करके ऐसे। और यहीं पास जो है लश्कर का मैदान, ये यहाँ पास जो है ना। तो यहाँ पास लश्कर का मैदान स्थित है। उसकी सीमा का भी निर्धारण करती है हमारी चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी के साथ मिलते हुए। ये एक नया फैक्ट है, यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस प्रकार जैसे ये हमारा है राजस्थान, है ना, तो राजस्थान से हो गई। ये यहाँ से हमारा यूपी लग जाता है, तो ये यूपी की भी सीमा बनाती है, कुछ सीमा यूपी में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंबल नदी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश, है ना, ये हमारा एमपी हो गया, और एमपी प्लस यूपी के साथ जो है सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर देता हूं मैं।
समझ गए ना आप कहाँ कहाँ से प्रवाह तंत्र है इसका, प्रवाह क्षेत्र। और इसके बाद कुछ नए फैक्ट्स भी आएंगे, जैसे मृदा अपरदन कहाँ कहाँ करती है। तो आप मैं लिखाऊंगा तो आप जो है एज्यूम कर लीजिएगा कि हाँ मुरैना मैंने बताया तो मुरैना ये है ना। लश्कर का मैदान इटावा के पास आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये हमारा सीमा का निर्धारण हो गया। ये जो पॉइंट मैंने बताया लश्कर का मैदान का, आप लिख लीजिए इसको भी कि चंबल नदी जो है इटावा में यमुना नदी के साथ मिलकर लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। ठीक है, राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, साथ ही लश्कर के मैदान के साथ भी सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करिए आप सभी। कौन सा मैदान है ये याद रखिएगा, लश्कर का मैदान। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अगला फैक्ट है दोस्तों हमारा कि चंबल नदी कैसी नदी है, एक अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित मतलब घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी, प्रवाहित होने वाली नदी। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी हमारी कैसी नदी है, अध्यारोपित नदी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कैसी नदी है, ऑप्शन में दे दिया ऐसे ऐसा, तो आप अध्यारोपित नदी में टिक करोगे। ठीक है, अध्यारोपित नदी मतलब घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी। ठीक है दोस्तों, और अध्यारोपित नदी घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी, तो घाटी मतलब एक ये बहते हुए जो है उत्खाद भूमि, उत्खाद भूमि स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। स्थलाकृतियों जैसे आप खंडहर बोल सकते हो, खंडहर या खंडहरों का निर्माण करती है। ठीक है, उत्खाद भूमि स्थलाकृतियाँ या खंडहरों का निर्माण करती है। कौन सी नदी निर्माण करती है, चंबल नदी। ठीक है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, आप ये भी लिख सकते हो, जिन्हें क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। अर्थात ये पॉइंट निकल गया था यहाँ से कि कौन सी मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। तो आप क्या बताओगे, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की ऐसी प्रमुख नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अब आप बताओगे कि चंबल नदी जो है मृदा अपरदन या सर्वाधिक मृदा अपरदन के नाम लिए भी जानी जाती है। मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है, जिससे मृदा अपरदन के माध्यम से भी जो है बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, तो मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है सबसे या सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी है, नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो
कहाँ करती है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अपरदन करती है, क्वेश्चन पूछता है। तो आप बताओगे कौन सा जिला है हमारा, मुरैना जिला। ठीक है दोस्तों, मुरैना जिले में सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है हमारी कौन सी नदी, चंबल नदी। और अपरदन किस प्रकार का करती है, तो आप बताओगे चंबल नदी जो है अवनालिका अपरदन, अवनालिका या इसी को बोलते हो दोस्तों आप नालीदार अपरदन। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि चंबल नदी किस प्रकार का अपरदन करती है, तो आप बताओगे अवनालिका अपरदन या नालीदार अपरदन। ठीक है, तो आपको ये जो फैक्ट्स जो है लिखा रहा हूँ मैं, वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, है ना। नोट डाउन करिए आप सभी। तो मृदा अपरदन करने वाली नदी चंबल नदी कहाँ करती है सर्वाधिक, किस जिले में, मुरैना जिले में। किस प्रकार का अपरदन करती है, अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन करते हुए यह बीहड़ों का निर्माण करती है, मैंने बताया ना आपको, बीहड़ों का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, जिसे जो है दस्यु आश्रय, दस्यु आश्रय, दस्यु आश्रय के नाम से भी जाना जाता है। किसे, बीहड़ों को। क्यों जाना जाता है, दस्यु अर्थात होते हैं हमारे डाकू, डाकू या बागी बोल सकते हो आप, बागी। तो दस्यु आश्रय का मतलब हुआ बागी या डाकुओं के छुपने का स्थान या छिपने का स्थान, छिपने का स्थान। ठीक है, तो बीहड़ों अर्थात दस्यु आश्रय का निर्माण करती है हमारी चंबल नदी, इसलिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। आपका चंबल क्षेत्र जो डकैत एरिया माना भी जाता है, अब खैर उतना नहीं है, पहले बहुत था। और पुलिस जब जाती थी तो ये लोग यही बीहड़ों में छुप जाते थे, डाकू और जो बागी हुआ करते थे, है ना। इसलिए दस्यु आश्रय के नाम से जाना जाता है किसे, बीहड़ों को। नोट करिए आप सभी। एक तो ये नदी हो गई जो बीहड़ का निर्माण करती है। आप इसी में एक और लिख लीजिए कि दूसरी मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी दूसरी नदी है, दूसरी नदी जो बीहड़ों का निर्माण करती है, जो बीहड़ों का निर्माण करती है। इसको खैर हम जो नदी पढ़ाएंगे, है ना, ये आपका निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है हमारी, ताप्ती नदी। जब हम ताप्ती नदी पढ़ेंगे तो हम उसकी और विस्तृत चर्चा करेंगे। आप याद रखिए कि दो नदियां हैं जो बीहड़ों का निर्माण करती हैं मुख्य रूप से। पहली तो हो गई चंबल, दूसरी नदी कौन सी हो गई हमारी, ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बीहड़ों का निर्माण करती हैं, एक और पॉइंट लिख लीजिए यहाँ कि जो चंबल घाटी क्षेत्र है, चंबल घाटी चंबल घाटी के सर्वेक्षणकर्ता कौन है, सर्वेक्षणकर्ता। तो चंबल घाटी के सर्वेक्षणकर्ता है दोस्तों वी.एस. वाकड़कर। ठीक है दोस्तों, विष्णुश्री आप बोल सकते, इनका पूरा नाम है विष्णुश्री वाकड़कर, है ना। तो चंबल घाटी के सर्वेक्षण करता हमारे विष्णुश्री या वी.एस. वाकड़कर साहब हैं, है ना। अब ये जो बीहड़ों का निर्माण करती है चंबल नदी खासकर, है ना, तो इसी को ये एक समस्या है एक तरह की। इसके निदान हेतु जो है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य परियोजनाएं संचालित की गई, उनकी हम चर्चा कर ले रहे हैं, है ना।
सर्वप्रथम केंद्र सरकार की देख ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने क्या क्या किया। केंद्र सरकार ने 1971 में बीहड़ सुधार योजना, सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने 1971 में बीहड़ सुधार योजना संचालित की, है ना, जो कि इसका प्रमुख उद्देश्य था बीहड़ समस्या से निपटने के लिए, है ना, बीहड़ समस्या का निदान करना। ठीक है दोस्तों, बीहड़ समस्या से निपटने के लिए सर्वप्रथम जो है केंद्र सरकार द्वारा 1971 में बीहड़ सुधार योजना की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, कब की बात है ये, 1971 में। फिर केंद्र सरकार द्वारा ही 2018 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ये भी केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 2018 में। इसका भी मुख्य उद्देश्य था आपका बीहड़ जो समस्या है हमारी उससे निपटना, है ना। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये हो गई केंद्र सरकार की योजनाएं बीहड़ समस्या से निपटने के लिए। फिर आपका मध्य प्रदेश सरकार का इस ओर क्या प्रयास रहा, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए या रोकने के उद्देश्य से सीड़ा एवं रंजात परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है, कब की गई दोस्तों, इसकी डेट नहीं पता है। सीड़ा एवं रंजात है ये दोस्तों, है ना, सीड़ा एवं रंजात परियोजना की शुरुआत की गई, ये चलाई गई किसके लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए कुछ हमारे चंबल नदी तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1 मिनट इंक डाल लूं थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लासेस जो है अच्छी लग रही होंगी और जो भी कंटेंट मेरे द्वारा तैयार किया जाता है आपके लिए मददगार साबित हो रहा होगा। आप साथ के साथ रिवीजन जरूर करते जाइए, ये सब चीज़ें कंठस्थ रहें। और अभी 11 दिसंबर से शायद एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं उसके आपके जेल प्रहरी के, तो जिन ने भरा है ना, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए। बस हो गया 2 मिनट।
तो ये हो गया हमारा दोस्तों चंबल नदी। इसके बाद चंबल उपतंत्र में ही यमुना नदी उपतंत्र में चंबल नदी के बाद सिंधु नदी की चर्चा कर ले रहे हैं। सिंध नदी, नॉट सिंधु, सिंध नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी? सिंध नदी। सिंध नदी, सिंध नदी का आप उद्गम स्थल, अवसान, है ना, ये कुछ फैक्ट्स हैं, लंबाई, ये हर चीज़ें पूरी नदी में जो है ये फैक्ट्स जो है याद होने चाहिए आपको, है ना। तो इसका उद्गम देख लेते हैं दोस्तों। इसका उद्गम होता है आपका विंध्याचल से ही, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से सिरोंज तहसील, सिरोंज तहसील। जिला क्या बताओगे आप? आपका जिला आएगा आपका विदिशा, है ना। सिरोंज तहसील विदिशा से जो है सिंध नदी का उद्गम होता है। यह भी दोस्तों यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। तो इसका भी जो है अवसान कहाँ होता है? इटावा में, यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अवसान कहाँ हुआ आपका? क्या बताओगे? इटावा में ही। कहाँ? यमुना नदी में। इसकी लंबाई दोस्तों है 470 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रमुख सहायक नदियां आप देख लीजिए। सहायक नदियों में है आपकी एक तो है पार्वती, एक है नन, एक है महुवर और एक है दोस्तों पहुज। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, है ना, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। पहुज नदी, ठीक है। पार्वती, नन, महुवर, पहुज, कुंद और कुंवारी। ये कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब सिंध नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात की चर्चा कर ले रहे हैं। जलप्रपात सिंध नदी पर स्थित तो एक है हमारा दोस्तों पावा, एक है दोस्तों भूरा, भूरा खोह जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, भूरा खोह जलप्रपात। एक है आपका सुल्तानगढ़ जलप्रपात है। ये तीनों जलप्रपात जो है आपका शिवपुरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सिंध नदी पर एक बांध भी स्थित है। बांध, कौन सा बांध है आपका? सेवड़ा बांध। ये कहाँ दोस्तों? सेवड़ा बांध सनकुआ में है। सनकुआ आपका पड़ता है दोस्तों दतिया में। ठीक है दोस्तों, यहीं आपका सनकुआ का मेला भी लगता है। ठीक है, तो बांध कौन सा हो गया हमारा? ये।
अब ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? भिंड। इतने जिलों से होकर गुजरती है, लगभग 5 जिलों से, है ना। और इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये जो है गुना को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है, अर्थात लगभग मध्य से गुजरती है गुना जिले के, है ना। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित। ये तो हो गई सामान्य चर्चा। अब आप कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख लीजिए सिंध नदी और उसकी सहायक नदियों से संबंधित। तो कुछ मुख्य सहायक नदियों में मैंने बताया था आपको, एक पहुज नदी, पहुज नदी, है ना, नोट करके लिखिएगा। इससे क्वेश्चंस जो है कांस्टेबल 2017 में शायद पूछे गए थे, है ना, और आगे भी संभावना है पूछे जाने की। तो आप सभी इसको ध्यान रखिएगा, पहुंच नदी से संबंधित, है ना। पहुंच नदी को जो है पुष्पावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। से भी जाना जाता है ना। ये प्रमुख सहायक नदी है सिंध नदी की। प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो आप बताओगे टीकमगढ़ से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका उद्गम, पहुंच नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप बताओगे टीकमगढ़ जिले से, है ना। अब ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, किस किस जिलों में पहुज नदी? तो आप बताओगे एक तो टीकमगढ़ हो गया आपका, जहाँ से वह निकलती है। टीकमगढ़ के बाद आप निवाड़ी जिला, निवाड़ी के बाद आपका ये झांसी वाला, यूपी के झांसी, मतलब झांसी आप बोल सकते हो इसको, झांसी जिला आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद फिर आपका दतिया में जाके, है ना, सिंध नदी में मिल जाती है। तो ये दतिया जिले में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख जिले हो गए। अब इसके दतिया जिले का ही एक प्रसिद्ध मंदिर है, बालाजी सूर्य मंदिर, ठीक है। तो ये भी जो है पहुज नदी के तट पर अवस्थित है, बालाजी सूर्य मंदिर, है ना। ये कहाँ स्थित है आप बताओगे?
बालाजी सूर्य मंदिर पहुज नदी के तट पर स्थित है। के तट पर या किनारे अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा मंदिर? बालाजी सूर्य मंदिर। कहाँ अवस्थित है? पहुज नदी के तट पर अवस्थित है। तो पहुज नदी के तट पर अवस्थित है, जो कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम आपके टीकमगढ़ जिले से होता है। इसका एक अन्य नाम है आपका पुष्पावती नदी। ठीक है दोस्तों, झांसी में ही आपका इससे एक पॉइंट है कि झांसी में जो है पहुज बांध, झांसी में पहुज बांध जो है स्थित है। कहाँ? पहुज नदी में। किस स्थान पे? तो आप बताओगे झांसी में। तो एक पहुज नदी में कौन सा बांध अवस्थित है? पहुज बांध। कहाँ अवस्थित है आप बताओगे? झांसी में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ हो गए हमारे पहुज नदी से संबंधित फैक्ट्स। अब एक नदी और इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसकी भी चर्चा हम थोड़ा सा कर ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन करते जा रहे होंगे साथ के साथ, है ना। एक मैंने बताया दोस्तों मऊहर नदी। ठीक है, मऊहर नदी, ये भी क्या है? सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदी है। प्रमुख सहायक नदी है। एक फैक्ट तो यही हो गया इसका, मऊहर नदी का, है ना। दूसरा, तिरही शिवपुरी से इसका जो है उद्गम होता है। उद्गम बताओगे आप? तिरही नामक स्थान, ये कहाँ का है? शिवपुरी जिले का। शिवपुरी जिले का। ठीक है, तो इसका उद्गम आप बताओगे तिरही नामक स्थान, शिवपुरी से इसका उद्गम होता है। इसका एक अन्य नाम है मधुमती या मधुवेणी, अन्य नाम बोल सकते हो इसका, मधुवती या मधुवेणी। ठीक है दोस्तों, इसके अन्य नाम है कौन सा? मधुवती या मधुवेणी। मधुवती या आप मधुमती भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गई कुछ दो प्रमुख सहायक नदियों से कुछ फैक्ट्स हो गए। नोट डाउन करिए आप सभी। अब एक फैक्ट आप सिंध नदी पुल से, आप ये करंट का फैक्ट है, सिंध नदी पुल। ठीक है दोस्तों, तो सिंध नदी पुल से संबंधित ये फैक्ट है कि 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल है। सबसे बड़ा नदी पुल है। काहे कि कौन सा नदी पुल? सिंध नदी पुल। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा या सबसे बड़ा नदी पुल है ना, जिसकी लेंथ आप बताओगे, लंबाई है इसकी 2.5 अर्थात 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप शुरुआत मतलब बनना कब प्रारंभ हुआ था? 2009 में नदी पुल बनना प्रारंभ हुआ। ठीक है, और आप राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बताओगे? राष्ट्रीय राजमार्ग, बताओगे आप NH-27। ठीक है दोस्तों, तो सिंध नदी पुल कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2027 में, है ना, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल है 2018-19 के बाद
आप बताओगे, है ना, उसके पूर्व आप बताओगे तो उसके पूर्व देखोगे तो आप तवा नदी पुल जो है आपने पढ़ा होगा, है ना, वो आता था। अब 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा आ रहा है। अब यदि क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है वर्तमान में, तो आप बताओगे सिंध नदी पुल, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है आप बताओगे 2.5 किलोमीटर, ठीक है। निर्माण कब हुआ इसका, निर्माण हुआ दोस्तों 2009 में। अब कहाँ है तो आप बताओगे शिवपुरी जिला, ठीक है दोस्तों। तो सिंध नदी पुल से संबंधित ये कुछ फैक्ट्स हो गए। कौन सा, एक तो 18-19 के बाद सबसे बड़ा नदी पुल है। दूसरा फैक्ट, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप लंबाई बताओ, बड़ा या लंबा बोल सकते हो इसको, लंबा नदी पुल, ठीक है। तो लंबाई इसकी कितनी है 2.5 किलोमीटर। फिर एक फैक्ट है इसका कि सिंध नदी पुल जो है उसका निर्माण कब हुआ, 2009 में हुआ। कहाँ हुआ आप बताओगे शिवपुरी में हुआ, है ना। और किस राष्ट्रीय राजमार्ग में अवस्थित है, तो आप बताओगे NH-27 में सिंध नदी पुल अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ सिंधु नदी पुल संबंधित आपके फैक्ट्स हो गए। चूंकि नदी पुल की चर्चा हुई है तो एक वर्तमान में जो है नदी पुल प्रस्तावित है, हम उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो प्रस्तावित कौन सा है, प्रस्तावित नदी पुल, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में तो ये है, लेकिन जो प्रस्तावित है वो सबसे बड़ा हो जाएगा फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी प्रस्तावित है आपका चंबल नदी पर बनेगा, चंबल नदी पुल, है ना, जिसकी लंबाई दोस्तों 4-3-10 किलोमीटर, सॉरी मीटर है ना, या 4 किलोमीटर 310 मीटर, या आप 4310 मीटर बोल सकते हो, है ना। तो इसकी लंबाई है जो कि मंदसौर में मल्लारगढ़ तहसील, इसका निर्माण स्थान कौन सा है, निर्माण स्थान तो आप बताओगे मल्लारगढ़ तहसील, क्या हो रहा है आज, तहसील आपका कहाँ है, मंदसौर जिले में। ये कुछ फैक्ट्स हो गए दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी और मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, है ना। मेरे हौसला अफजाई के लिए आप कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे वीडियो, अच्छा कंटेंट तैयार करके आप लोगों के लिए ला सकूं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। जो भी डाउट्स हों MP से संबंधित किसी भी अन्य टॉपिक से भी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।